कि 2025 में वो अपने लिए एक अलग रास्ता खोज रहे हैं। नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के रख दिया गया है केंद्र में भी कि बिना गठबंधन के कोई नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बन पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की जो राजनीति है अब धीरे धीरे बदल रही है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं खेल समझिए। वैसे तो खेल समझिए बाबा ही लेकर आते थे, लेकिन आज कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि 6 महीना पहले बाबा ने एक बात कही थी कि बिहार में थर्ड फ्रंट की जरूरत है। अब उसकी ही दरकार जो है बिहार को नजर आ रही है। इस विशेष चर्चे के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और बाबा से समझेंगे कि बिहार में क्या कुछ राजनीति चल रही है और क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि 6 महीने पहले ही बाबा ने बता दिया था कि बिहार में थर्ड फ्रंट की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा पर। देखिए सागर, आपने बहुत सारी बातें कही, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर बिहार देश की राजनीति को दिशा कैसे देगा। जी। एक तरफ तो आपको सुनने को मिला होगा कि एक इंडिया गठबंधन बना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन कहती है, INDIA। इस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका आपको पता है, बड़ी भूमिका उनकी रही है। सभी ने प्रयास किया था। हम जब ये बता रहे थे कि थर्ड फ्रंट की जरूरत पड़ेगी, तब हमने इस बात की चर्चा की थी। पहले सोनिया गांधी ने G23 के रूप में कोशिश किया कि एक फ्रंट बन जाए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत हो और गैर भाजपाई दलों को वहां लाया जाए। सफल नहीं हुई। उस समय भी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, तब भी हमने कहा था कि एक स्थान जो 23वां स्थान है वो नीतीश कुमार जी का है। इंतजार कर रही हैं सोनिया गांधी कि नीतीश कुमार कब उधर से आते हैं इधर। ये बात पब्लिक डोमेन में है। जी बिल्कुल, अब बहुत पहले मैंने कह दिया था। और इसके बाद जब फ्रंटों की बात होने लगी, जब वो फेल कर गई, उसके बाद फिर शरद पवार को रास्ते में छोड़ा गया गणमून दूत की तरह। वो तैयारी कर रहे थे। केसीआर का आपको याद होगा, जो पटना में भी आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था और उन्होंने भी एक प्रयास किया था कि सभी को जोड़ करके गैर भाजपाई दलों को, क्योंकि उनके राज्य में चुनाव भी हो रहा है, तो वो ये चाहते थे कि वो चुनाव जो है वो एक गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी से लड़े, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, क्षेत्रीय दलों का अपना अपना ईगो है जो क्लैश होता है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि माफ कीजिएगा, हम इंडी गठबंधन तो बोलते नहीं, INDIA गठबंधन जो है वो गठबंधन बना तो सही, उसमें बड़े बड़े नेता थे, बहुत छत्रप थे। 80 सीट वाले अखिलेश यादव थे, जिनके राज्य में 80 सीटें हैं लोकसभा की। वो भी अंत में आते आते तक कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का लगा कि कांग्रेस उन्हें भाव नहीं दे रही है। तो केसीआर को कैसे लगता है? बिल्कुल, और कांग्रेस जानती थी इस बात को। तो कांग्रेस आक्रामक भी है, चुनाव के दौरान कई बार हमला भी किया। अब तो मोदी का एजेंट भी बता दिया उनको। बिल्कुल, एक तरफ जहां ये चल रहा है, सबसे ज्यादा टकराव अगर आप देखिए कहीं, तो वो INDIA गठबंधन या गैर भाजपाई दलों में है। तो निश्चित रूप से इसके कई मायने हैं। पहला मायने यह है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अपना पैर जमा के रखना है, तो लालू प्रसाद को अपने बेटा को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है, चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, तो कांग्रेस को बिहार में अपना जमीन खोजना है, मुकेश सहनी को बिहार से होते हुए दिल्ली पहुंचना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना उत्तराधिकार चाहिए। यानी कि घुमा फिरा करके आप आ जाइए, तो बिहार से जुड़े हुए जो दल हैं उनको बिहार में रहना है। जीतन राम मांझी अपने बेटा को बताते हैं कि तेजस्वी यादव से ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा गुणवान है, ज्यादा ज्ञानी, पढ़े लिखे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जब अखिलेश यादव नहीं संतुष्ट हो पाए, नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के रख दिया गया है उस INDIA गठबंधन से। गुस्सा भी निकाला नीतीश। बिल्कुल। इसके बाद ममता बनर्जी को, आपको याद हो कि ममता बनर्जी ने भी एक कोशिश किया था, और ममता बनर्जी के कोशिश में कांग्रेस शामिल नहीं थी तब, लेकिन अपनी कोशिश में वो भी नाकाम रही। एक गठबंधन बनाने का उन्होंने प्रयास किया था, और ये गठबंधन तब उन्होंने बनाने का प्रयास किया था जब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से उन्होंने अपने राज्य से खदेड़ा था, सत्ता में जाने से रोका था। नीतीश कुमार ने इन सारे लोगों को, जो बिखरे हुए लोग थे,
कुछ को एक आध दो को छोड़ दिया जाए, तो सबको जोड़ने का काम किया और सबको जोड़ा भी। 38 दलों का ये गठबंधन बना था। लेकिन इस गठबंधन से नीतीश कुमार के बाहर होने का कारण क्या रहा, इस पर हम चर्चा बाद में कभी करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए रास्ते एनडीए में बंद हो गए हैं। इंडिया गठबंधन में भाव नहीं दे रहा है, तो होगा क्या? कल जिस प्रकार से शिवानंद तिवारी का बयान आ गया, बिल्कुल बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। बाबा, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, शिवानंद तिवारी का बयान, चूंकि उनकी भक्ति जो है वो लालू प्रसाद के प्रति है, तो शिवानंद तिवारी इनके साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं। शिवानंद तिवारी अपनी मुखर बातों के चलते ही जदयू से बाहर गए थे। और ऐसे कई नेता हैं जो इस गठबंधन को जो बना है INDIA गठबंधन, और नीतीश कुमार जो स्विच किए हैं एनडीए से महागठबंधन तरफ, कई लोगों को मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि इसमें सरवाइव किसको करना है, तो सरवाइव करना है नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन है? नीतीश कुमार है। तो बट नेचुरल है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है। खोने के लिए किसके पास है? तो नीतीश कुमार के पास है। आरजेडी के पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। न कहीं लोकसभा में एक सदस्य उनके हैं, न बिहार में वो सत्ता के मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सत्ता के साझीदार वो ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की नीतियों के पीछे पीछे खड़े नजर आते हैं, उस पर अपोज नहीं करते हैं। बीच बीच में लालू प्रसाद सामने आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं है। अब आपको घटनाक्रम हम बताते हैं। जिस घटनाक्रम को लेकर के ये बातें अब सोचने के लिए हमारे जैसे जो पत्रकार हैं वो मजबूर हुए हैं कि थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो सकती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लालू प्रसाद चुप है। जब जब लालू प्रसाद बोलते हैं तो बिहार में एक सुनामी आता है, राजनीतिक सुनामी, और नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। उनके मुंह पे टेप चिपका करके तेजस्वी यादव ने उन्हें दिल्ली में बैठा दिया है। एक घटना यहाँ। तो क्या नीतीश कुमार ये समझ ले कि अब लालू प्रसाद नहीं बोलेंगे? ऐसा संभव नहीं है। लालू प्रसाद कभी भी बोल सकते हैं। तो पानी सर से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल, पानी तो बहुत लास्ट टाइम बता रहे हैं। मैं सीधी सी बात है कि अभी अगर नीतीश कुमार कोई फैसला ले, आप एक चीज बताइए ना कि नीतीश कुमार के सामने आज तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये कह पाए कि हमने 2 मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाया है, आप उसको ज्वाइन करा लीजिए, पूरा करा लीजिए। नहीं ना हुआ। लेकिन नीतीश कुमार बार बार मंचों से बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले दलित की स्थिति क्या थी। हाँ, और सामने में तेजस्वी यादव भी रहते हैं। बिल्कुल। अब आप उस जगह पर पहुंचे जहां हम आ रहे थे। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भीम संसद हुआ है, काफी सफल रहा। बहुत अशोक चौधरी को बधाई भी उन्होंने दिया। और वास्तव में ये कार्यक्रम, आप लोग तो उस कार्यक्रम में थे ही, विरोध भी होते हैं, समर्थन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लोगों का डिमांड था। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक चौधरी निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद इतनी बड़ी रैली पटना में जुटाने में सफल हुए। हालांकि मुझे याद आता है कि हाल फिलहाल में ही एक दलितों की और पान समाज की हुई थी, सिर्फ एक समाज की रैली हुई थी जिसको IP गुप्ता ने किया था। इंजीनियर IP गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं। उस कार्यक्रम में भी भीड़ भाड़ जुटी थी। लेकिन ये एक लंबे समय के बाद याद दिला दिया, जिस तरह से कुर्मी चेतना रैली हुई थी उसका याद दिला दिया, लाठी पेलावन तेल घुमावन था उसमें उसको याद दिला दिया, उसके बाद सद्भावना जो था उसका याद। लेकिन बाबा, इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्रों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया इस रैली में, क्योंकि अशोक चौधरी लगे हुए थे, उनकी प्रेस्टीज, उनकी पर्सनालिटी लगी हुई थी इसमें। बट नेचुरल है कि जो सरकार में रहेगा, भाजपा को आप कहिए ना कि कहाँ जाए, उसकी सरकार है वो नहीं लगा रही अपने, क्या हर कोई लगाता है। सरकार में रहने का आखिर क्या तुक है? जितना कष्ट सह करके, जितना टेंशन परेशानी में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसका पीछे कारण क्या है? सत्ता में बने रहना। सत्ता का जो फायदा है वो उन्हें मिल रहा है, और उनकी पार्टी में लोग इस बात को लेकर के खुश हैं। कोई अब देखिए 20 सूत्री में शामिल है, कोई आयोग में है, कोई कुछ है, कहीं एडजस्टमेंट है ना, कोई ठेकेदारी कर रहा है, ये सारी चीजें नजर आती हैं। लेकिन जो उस भीम रैली में, भीम संवाद में, भीम संसद में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 बातें कही, वो तीनों बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला जो आपने रिपीट कर दिया कि 2005 से कैसा बिहार था, हमने क्या नहीं किया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको कहीं ना कहीं अपने कान में आप आस्ते आस्ते आने दीजिएगा और उसको जज्ब करके रखिएगा,
कि हमने 18 साल आपकी सेवा की, आपका साथ रहा तो अभी बहुत सेवा करेंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था? नीतीश कुमार यूं ही कोई बात नहीं बोलते हैं। सदन में भी जो बात उन्होंने बोला था वो चेक करना चाहते थे कि आखिर बिहार के लोगों का उनके प्रति सोच क्या है, और इस तरह के अगर स्थितियां पैदा हो तो कौन उनके साथ है, कौन उनसे दूर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से घोषणा कर दिया है कि 2025 में वो अपने लिए एक अलग रास्ता खोज रहे हैं, और वो रास्ता फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चुन करके आने का है। इसके लिए उनको वोट बैंक चाहिए, और ये वोट बैंक हम बार बार कह रहे हैं कि जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे होने के बाद जब आया तो ये साफ हो गया कि किस जाति की संख्या कितनी है। सबसे बड़ी संख्या जो है आपके सामने देखिए, ये पड़ा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो संख्या साफ नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए तो यादवों की संख्या 14.26 है। यानी कि इसी को देख कर आप बिल्कुल आप इसको 14% मान के चलिए, तो बाकी के जो अन्य जातियों की संख्या है, इसमें कैसे आप इसमें सामंजस्य बिठाएंगे? तो 14% यहाँ हो गया, और अगर आप अल्पसंख्यक को मिलाते हैं MY समीकरण का, तो ये दोनों मिला करके करीब 32% हो जाता है। तो ये 30% तो ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन क्या ये 30% नीतीश कुमार को जाएगा? सवाल ये सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, और लगता है कि जीतन राम मांझी से परेशान या असहज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो फिर सत्ता में भागीदारी मांगने लगते हैं जाति के आधार पर। बिल्कुल, यहाँ तो ये बात है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो 30-32% वोट किसी के पास हो और अगर ट्रांसफर नहीं होता है आपके तरफ, तो क्यों नहीं होगा? उसका कारण होगा ना। तो कारण ये है कि यादव समाज अपने नेता के प्रति, एक दिन पहले ही आपको याद होगा कि एक यादवों का सम्मेलन हो रहा था मधेपुरा में। पप्पू यादव यादवों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, युवा नेता हैं, लेकिन वहां जब उनके मंच पर भाषण दे रहे थे तो लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगा, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अभी भी यादव समाज लालू प्रसाद को अपना नेता मानता है। तो ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि यादव उनको वोट नहीं करेंगे? 2015 की स्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन यहां ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ गए हैं। 6 महीना से लगातार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि यादव समाज नीतीश कुमार को तभी वोट दे सकता है जब वो तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दें, और ये नीतीश कुमार कर नहीं सकते हैं। ये क्लियर हो गया है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मेरे बाद यही देखेंगे, लेकिन अशोक चौधरी के कंधा पर हाथ रखना, शॉल पहनाना, उनको भूरी भूरी प्रशंसा करना, समय समय पर उनसे राय लेना और अशोक चौधरी के पीछे एक बड़ी लाइन खड़ा कर देना, ये क्या दर्शाता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी से बाहर किसी को देने जा रहे हैं? क्या कुछ नहीं देने वाले हैं। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले तक जब इंडिया गठबंधन को संवारने की चर्चा चल रही थी, बटोरने की चर्चा चल रही थी, नीतीश कुमार दिल्ली गए, कई जगहों पर गए, कई नेताओं से मिले, प्रधानमंत्री पद की जो चर्चा है वो चल रही थी। तो हम क्या मान लें कि अब प्रधानमंत्री पद की वो जो दावेदारी थी, वो जो चर्चाएं थी, उससे नीतीश कुमार अपने आप को समेट लिए हैं और चाहते हैं कि अंत तक बस बिहार की कुर्सी किसी तरह से बची रहे? नीतीश कुमार के मन में दो बातें चल रही हैं। पहली तो ये कि उन्होंने अब प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था, जैसा कि आप बोल रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया है, और इसको लेकर के वो कई बार बोल भी चुके हैं कि आप लोग नारा उरा मत लगाइए। यानी कि वो समझ गए थे कि हम यहाँ पर पिछड़ गए हैं, कांग्रेस नहीं बनने देगी। सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस के पास ऑलरेडी अपना नेता है। आप समझिए ना कि राहुल गांधी जो यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा से कांग्रेस इतना ज्यादा उत्साहित है कि उसका कोई जवाब नहीं है, और 3 तारीख का वेट सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार न तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाते हैं तो एक तो उनका कैरेक्टर पर फिर से एक बार उंगली उठेगा कि इनका काम है इधर से उधर जाना, तो वहां भी उनके वोट का कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो अल्पसंख्यक समाज उनको नहीं पूछेगा, वो वोट नहीं देगा, तो करेंगे क्या? यादव पूरी तरह से विरोधी हो जाएंगे उनके। यादव यानी MY समीकरण और इंडिया और NDA,
इन दोनों के बीच में अगर नीतीश कुमार को कहीं खड़ा देखा जाता है तो हम बार बार ये बताते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि 16% नीतीश कुमार का वोट हुआ करता है और इसी वोट के आधार पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बार बार बैठते हैं। लेकिन इस वोट में सेंधमारी हुई है। अब यहां से वो कड़ी जोड़ना शुरू करते हैं जहां थर्ड फ्रंट की बात हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी मंच से कहा था कि कोई फर्स्ट फ्रंट सेकंड फ्रंट नहीं होगा, थर्ड फ्रंट नहीं होगा, मेरा फ्रंट फर्स्ट फ्रंट होगा। तो ये बात कह करके उन्होंने ये साबित किया था कि उनमें क्षमता है और क्षमता को उन्होंने दिखाया भी। जब एक बार आप आईएएस की परीक्षा क्रॉस कर लेते हैं तो हो सकता है आईएएस नहीं बने, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा ही सा कम बेसी नंबर आपको आएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर तीसरे मोर्चे की तरफ मूव करें तो उनके पास आप समझिएगा उनका अपना जो कोर वोट है वो उनको आएगा। अल्पसंख्यक समाज जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो कि आपने देखा होगा कि भीम संसद में भी भारी संख्या में अकलियत समाज के लोग पहुंचे हुए थे। अन्य समाज के लोग उस भीम संसद में ब्राह्मण भी पहुंचे हुए थे, ओबीसी ईबीसी सब पहुंचे हुए थे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को नजर आ रहा है कि वो क्या कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने छत्र, जिसका वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, अशोक चौधरी को टारगेट पर लगा दिया है। अशोक चौधरी मैनेजमेंट के माहिर हैं। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी को हम अच्छी तरह से लगातार उनकी राजनीति को देखते रहे, बहुत करीब से उनकी राजनीति को हमने देखा है। तो ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे और समझना चाहेंगे, क्या इसीलिए अब नीतीश कुमार जैसे ये नेता हैं, ये मुकेश सहनी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ये इन अन्य दलों को भी अपने अंदर में समेटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का लालच देकर, उत्तराधिकारी का लालच देकर इन लोगों को अपने अंदर लाना चाहते हैं? देखिए, हम वहीं आ रहे थे कि आखिर ये होगा कैसे। तो इस बात को लेकर के आप समझिए कि नीतीश कुमार को जैसे ही ये बात अंदाजा लग जाएगा कि जो चाह रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, यानी वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ रह करके या तो कुर्सी भी गंवाना पड़ सकता है, प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट सकता है और जो 16 गो सीट है वो भी उनके हाथ से जा सकता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीमांचल जो मीट हुआ था, उस मीट में अधिकांश नेता जो जुटे थे वो जदयू के ही थे, क्योंकि सीमांचल में जदयू के एमपी ज्यादा हैं। तो उन सभी लोगों को इस बात की चिंता है। कई बार संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी, पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो ये तब संभव न होगा जब नीतीश कुमार के पास संभावनाएं कम होंगी, जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, सीट नहीं मिलेगा। और ये लग रहा है कि कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ रह करके नीतीश कुमार की 16 सीटें नहीं मिल पाएंगी। तो नीतीश कुमार उसके लिए अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं और इस रास्ते में जो हमारे पास जानकारी मिली है, जो इंटरनल जानकारी है, कि भीतर ही भीतर थर्ड फ्रंट बनाने की पूरी तैयारी हो गई है और लगभग लिस्ट भी फाइनल हो गया है। प्रशांत किशोर की बात आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर लगातार अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भले ही ये बात कह रहे हो कि वो अकेले बिहार फतह कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभव अभी के समय में नहीं लगता है। जहां जातीय बंधन इतना जकड़ा हुआ हो, जिसको आप निकाल करके आप काई कहीं लगा हुआ हो, आप लाख उसमें कुछ डाल दीजिए लेकिन थोड़ा सा रह ही जाएगा, उसको बिना पैर से रगड़े साफ नहीं होगा। लेकिन बाबा इसीलिए वो लग रहा है कि बहुत सारे नेताओं को अब पॉलिटिकल पार्टियों की तरह अपने में शामिल करा रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन सबको पता है कि आज के समय में गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन की राजनीति के बिना आप कभी भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहां तक कि अब तो आपने देखा होगा केंद्र में भी कि बिना गठबंधन के कोई नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बन पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस की बात कर लीजिए, वो भी दाएं बाएं कर रहे हैं। आपने देखा कि स्थापना दिवस के दिन क्या हुआ उनकी पार्टी के साथ। कल ही देखा आपने कि वीना सिंह उधर पहुंची हुई थी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा बार बार जो बातें कह रहे हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की बातों में पूरी तरह से खूंटा ठोक वाली बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर मौका मिलता हो वो भी नीतीश के साथ जा सकते, तो नीतीश थर्ड फ्रंट में जा सकते हैं और उस फ्रंट में जाकर के वो भी अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मान लीजिए कि सीट नहीं देती है, अपने सिंबल मांग रहे हैं 5 गो सीट, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक इलास्टिक है, बढ़ाएगी, 40 में से बांटना है, तो यहाँ भी समस्या हो सकती है। मुकेश सहनी का आपने कल कार्यक्रम देखा था, आप उनके पीसी में गए थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी आपसे बातचीत हो रही, साफ लग रहा था कि वो मंत्रिमंडल। उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर मिल चुका है।
यानी कि 5-6 जो दल हैं, इसमें आपको विद्यापति चंद्रवंशी भी हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने लिए जिस जमीन की तलाश कर रहे थे और नेता खोज रहे थे, नेता तो नीतीश कुमार ऑलरेडी हैं। बाकी इन लोगों को सिर्फ अपने आप को समायोजित कर लेना है। कोई ये कह करके कि हम जात पात से दूर रहेंगे, नीतीश कुमार की छवि रही है सबके नेता के रूप में, और बाकी के जो लोग हैं जैसे पशुपति कुमार पारस, उधर तो उनको भाव मिल नहीं रहा है, तो इधर आ जाएंगे। इधर आएंगे तो जितना भी हो सकेगा वोट साथ लेंगे, पॉजिटिव होगा। उपेंद्र कुशवाहा इधर आ जाएंगे तो हो सकता है कि उनको 5 को सीट मिल जाए, उत्तराधिकारी के रूप में भी। बिल्कुल, ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके चल रही है, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों में हो रहे चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद से बिहार में एक राजनीतिक बड़ा जो कहा जाता है चेंजेज आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसी साल के 15 दिसंबर तक, यानी कि खरमास लगने से पहले, आपको बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलट पुलट देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट के तरफ पूरा का पूरा बिहार मूव कर रहा है, बिहार की राजनीति और बिहार के एक छोटा सा और अंतिम आपका ले लेते हैं सर बाबा की, मान लीजिए कि थर्ड फ्रंट बन जाता है, इन तमाम पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में गोलबंद हो जाती हैं, तो क्या लगता है आपको कि मजबूत कौन होगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव 14% वोट के साथ? नीतीश कुमार के सामने कोई टिक पाएगा? कोई नहीं टिक पाएगा। आप 14% और 15%, 18%, उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है ना। 32-33% होता है गैर यादव ओबीसी, कहाँ जाएंगे? भाजपा के पास जाएंगे और नहीं तो नीतीश कुमार के पास जाएंगे, अगर थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो। प्रशांत किशोर ने, आप देखिए, नोनिया समाज, बीन बेलदार, मल्लाह, जितने भी समाज के लोग हैं, उनके एक बड़े नेता को अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन कराए, संतोष महतो को। वो बड़े नेता हैं नोनिया समाज के, जदयू से भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, माने एक प्रभावशाली नेता हैं जिनको अति पिछड़ा का नेता भी माना जाता है। आप चंद्रवंशी समाज को देख लीजिए कि अपनी ही पार्टी में रह करके विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया गया, हमको अधिकार नहीं मिला गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 63% का जो दावा किया जाता है, उसमें से 14% छाट दीजिए आप, बाकी सारा तो बाकी के 49% जो लोग हैं वो कहाँ हैं? तो वो अपने लिए स्पेस खोज रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होंगे और कुछ लोग नीतीश कुमार और उनके थर्ड फ्रंट से प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? दलितों की बात कर लीजिए, दलितों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दलितों को रिझाने के लिए जो काम किए वो हिट रहा, तो ऐसी स्थिति में दलितों का भी एक नजर उधर बना हुआ है कि हमको कहाँ मिलेगा। दलित डरते भी हैं यादवों से कि भाई हमारा उनके साथ रहे तो हमको मिलेगा क्या। सीधी सी बात है कि 14% यादव है, तो लालू प्रसाद यादवों की जब पार्टी है तो यादवों को प्रश्रय देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे अगर आप सोच लीजिए तो सवर्णों की बात करें तो सवर्ण भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं। बीजेपी से भी कोई ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा है, सुने हैं कि 17 तारीख को 17 दिसंबर को एक ब्राह्मण सम्मेलन होने वाला है, बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि कायस्थ लोग भी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा चित्रगुप्त पूजा में कैसे एक ही जगह मूर्ति विसर्जन करके मेल जोल का कार्यक्रम रखा गया। और राजपूत समाज की बात कर लीजिए तो एक तरफ रमा सिंह पूरा अपना जोड़ लगाए हुए हैं, कहाँ जाएंगे अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन भी जोड़ लगाए हुए हैं। तीसरी तरफ आप देख लीजिए कि उधर संजय सिंह भी अपना जोड़ लगाए हुए हैं, घूम घूम करके महाराणा प्रताप धन्यवाद यात्रा लेकर घूम रहे हैं। यानी कि राजपूत समाज भी अपने लिए एकजुट होने की और अपने लिए स्पेस खोज रहा है। उस स्पेस की बात कर लीजिए तो भूमिहार समाज भी अपने लिए स्पेस खोज रहा है, और भूमिहार समाज को स्पेस खोजने के लिए या तो अब उधर जाने की जरूरत है, इधर आने की जरूरत है। यानी कि सीधी तौर पे आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति, हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण इसमें कह के जाएंगे लास्ट में हम, कि तेजस्वी यादव को लेकर के अगर किसी को भ्रम है कि तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं, सिर्फ एमओआई समीकरण पर हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बात साबित किया 2020 के चुनाव में कि वो सबके नेता हैं, और उन्होंने कोशिश भी किया था सबको प्रतिनिधित्व देने का, और ये गेम समझ गए थे नीतीश कुमार। इसीलिए जब सवर्ण उनके मंत्रिमंडल से बाहर निकले तो नीतीश कुमार ने उसको भरने का प्रयास नहीं किया कि A to Z तो हम हैं, ये A to Z कैसे हो सकता है। यानी कि यहाँ भी उनके मन में कोई ना कोई बात जरूर थी।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे फ्रंट की तरफ जा रहा है। चलिए, तो देखिए गेम समझिए में आपने देखा समझा कि किस प्रकार बिहार की राजनीति चल रही है। और देखिए नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने के पास नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं बिहार के प्रदेश में, बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों में काफी ज्यादा बढ़ी है। तो नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की भी कोशिश में लगे हुए हैं, लगेंगे। आगे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो वैसे समाज के नेता हैं जो न एनडीए में जा सकते हैं, न इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर बिहार में थर्ड फ्रंट की स्थापना कर सकते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।